वंदे मातरम, वंदे मातरम। नमस्कार। आपने रेणु जी पर ठुमरी की आवाज नाटक सुना था। अब स्त्री दर्पण ग्रुप की ओर से महादेवी जी पर एक ऑडियो नाटक तैयार किया गया है। स्त्री दर्पण ग्रुप के लॉन्च होने पर यह नाटक पेश किया जा रहा है। तो सुनिए महादेवी उत्सव पर यह नाटक हिंदी की दीप शिखा। भैया हमारी चिड़िया रानी तिनके लेकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से घर लाती पानी, भैया हमारी चिड़िया रानी। अरे वाह, बहुत सुंदर कविता है। ये तुमने लिखी है? अरे सुनिए सुनिए तो, देखो तो जरा हमारी प्यारी बिटिया ने कितनी सुंदर कविता लिखी है। तुम तो अभी से कविता लिखने लगी। देखना है महारानी, हमारी बेटी बड़ी होकर विदुषी बनेगी, बहुत नाम रोशन करेगी हमारे खानदान और हमारे देश का। अरे अरे नहीं माँ बाबा, मैं तो यूं ही कुछ भी लिखती रहती हूँ। मेरा मन ना इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगता। पता है मेरा मन क्या करता है? मेरा मन तो करता है कि मैं चिड़ियों से बात करूं और पता है माँ, पता है मेरी इच्छा होती है कि मैं ना गिलहरी और खरगोशों के साथ खेलूं। अच्छा बाबा, तुम्हारे लिए हम लोग सब ला देंगे और तुम्हारा नाम भी इलाहाबाद स्कूल में लिखवा देंगे, वहीं हॉस्टल में रहना, ठीक है? अब तो खुश मेरी बिटिया रानी? अब जाओ जाओ बेटा, स्कूल की तैयारी कर लो। अरे दिव्या, ये रेडियो में नाटक किसका आ रहा है? ये तो महादेवी जी के जीवन की कहानी मालूम होती है। अरे हाँ, आज महादेवी जी की पुण्यतिथि है ना। देखो तो जरा, बचपन से ही वो कितनी कोमल संवेदनशील हृदय की थी, पशु पक्षियों को प्यार करने वाली, वेदना को वाणी देने वाली। इसलिए तो उनकी कविताओं और गीतों में कितनी पीड़ा समाहित है। तभी तो उन्होंने लिखा था, मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन बन अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। अरे हम लोग इलाहाबाद आ ही गए तो क्यों ना महादेवी जी पर डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ लोगों से मिल ले। हाँ क्यों नहीं, प्रयाग महिला विद्यापीठ तो चल ही रहे हैं। अरे वो देखो, सामने ही तो दिख रहा है प्रयाग महिला विद्यापीठ। यहीं तो कुलपति थी महादेवी जी। चलो चलते हैं, पूछते हैं उनके बारे में। चलो चलते हैं, एक बार पूछने में तो कोई हर्ज नहीं। कैमरा ऑन रखना। सुनो भैया, हमें यहाँ की प्रिंसिपल मैम से मिलना है।
क्या इस वक्त उनसे मिलना हो पाएगा? एक मिनट। मैडम जी, आपसे कोई मिलना चाहता है। भेजो अंदर। नमस्कार मैम, हम लोग दिल्ली से आए हैं। महादेवी जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। यदि आप इजाजत दें तो कुछ शूट कर लेंगे। और क्या आप भी महादेवी जी के बारे में कुछ बता पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं जब यहाँ शिक्षक बनकर आई तब महादेवी जी का निधन हो गया था। उनके बारे में लोग बताते हैं 1933 में संस्कृत में एमए करने के बाद इस विद्यापीठ की वे प्रिंसिपल बनी थी। 35 में उन्होंने यहाँ चित्रकला विभाग खोला। उन्होंने तब एक चित्र प्रदर्शनी भी लगवाई थी। CY चिंतामणि जी ने उद्घाटन किया था। उस प्रदर्शनी में महादेवी वर्मा जी के भी 2 चित्र थे। महादेवी जी चित्रकार भी थीं? हाँ, बहुत उम्दा चित्रकार। इस विद्यापीठ में उन्होंने एक महिला कवि सम्मेलन कराया था। वह देश में कवित्रियों का पहला सम्मेलन था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। वह आजादी का दौर था। लोग कहते हैं भगत सिंह की फांसी से महादेवी वर्मा जी बहुत व्यथित थी, क्योंकि 24 मार्च को महादेवी जी का जन्म हुआ था और एक दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी हुई थी। अब देखिए महादेवी जी की पुण्यतिथि पर आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम साहित्य चर्चा। इस चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह, सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह एवं अशोक वाजपेयी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनामिका। अरे वाह, अनामिका जी भी हैं। तो उनके जीवन का ये जो संघर्ष है महादेवी जी का, इसका गहरा संबंध उनकी कविताओं से, उनके पूरे साहित्य से किस तरह प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत ऐसा संघर्षशील जीवन निराला को छोड़ करके उनके समकालीन कवियों में न प्रसाद का था और न पंत का था। पंत का तो बड़ा ही सपाट सीधा जीवन था, कोई कठिनाई ही नहीं थी। अगर संघर्षशील था तो इस मामले में जोड़ने वाली चीज निराला और महादेवी, इनका गहरा संघर्ष था इन लोगों का। और इसलिए उनके जीवन की ये पृष्ठभूमि को जब समझेंगे तब देखेंगे कि उनमें जो विद्रोह की भावना थी, जिस राजनीति का जिक्र तुम कर रही थी। नामवर जी बहुत सही कह रहे हैं। महादेवी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। 24 मार्च 1902 को होली के दिन फारुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा छायावाद की एक स्तंभ के रूप में एक महान कवयित्री बन जाएगी। किसने सोचा था? और कुछ बताएं ना उनके बारे में। आप क्रॉसवेट कॉलेज के लोगों से मिलिए। महादेवी वर्मा जी के बारे में वही आपको अधिक जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हम यहाँ से सीधा क्रॉसवेट कॉलेज जाएंगे। अच्छा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते, आप ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हम लोग आपसे महादेवी जी के बारे में कुछ जानने आए हैं। सुभद्रा जी और महादेवी पहले स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे और इस कॉलेज में भी दोनों साथ ही थी। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। 2 साल वो बहुत बीमार भी थी। हालांकि उनके पति लखनऊ से कभी कभी आते थे उनसे मिलने, पर दोनों साथ कभी नहीं रहे। और कुछ बताइए ना।
वो तो आजादी की लड़ाई में भी शामिल रही थी। महादेवी जी अपनी अध्यापिका विद्यावती सहगल के आदेश पर क्रांतिकारियों के लिए गुप्त पैकेट और पत्र पहुंचाने का काम किया करती थी। आपने चांद पत्रिका का नाम सुना होगा। विद्यावती जी उसी चांद पत्रिका के संपादक थे। रामरख सहगल उनकी पत्नी थी। सुभद्रा, कल तुमने जो कविता सुनाई थी बहुत ही सुंदर थी। क्या ये वही कविता थी जो मर्यादा में छपी थी? तुमने जो कविता जलियांवाला बाग पर लिखी थी वो भी बहुत ओजपूर्ण थी। चांद में तुम्हारी जो कविता छपी थी वो पसंद है मुझे। भारत माता नाम की तुम्हारी वो कविता पढ़ी है मैंने। तुम्हारी कविताओं में इतनी पीड़ा क्यों है रे? लेकिन तुम तो कुछ बताती नहीं जब कुछ छपता है। चल हॉस्टल में कुछ नई कविताएं सुनाती हूँ, तुम भी सुनाना। सुभद्रा कुमारी चौहान रचनावली की संपादक रूपा गुप्ता मुझे इन दोनों कवयित्रियों की दोस्ती के बारे में बता रही थी। वेदना की साकार प्रतिमा महादेवी वर्मा और देश प्रेम की ओजस्विनी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान प्रयाग के एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और आजीवन बड़ी अच्छी सहेलियां रहीं। अपने काल की सबसे प्रबल छायावादी प्रवृत्ति से सुभद्रा कुमारी अछूती हैं। उनकी करुणा उनकी कहानियों में झलकती है। दोनों सहेलियों ने गद्य पद्य में संभवतः अदला बदली कर ली थी। महादेवी का ओजपूर्ण गद्य पढ़कर कोई अनुमान नहीं कर सकता कि विरह का जलजात जीवन कविता इन्हीं की है। हेलो दिव्या जी, मैं आशुतोष पार्थेश्वर बोल रहा हूँ। आपने चांद और महादेवी वर्मा के बारे में पूछा था। देखिए, चांद पत्रिका का प्रकाशन नवंबर 1922 से शुरू हुआ था। रामरख सिंह सहगल इसके संपादक थे। उनकी पत्नी विद्यावती सहगल, जो इलाहाबाद के ही क्रॉस्थवेट स्कूल से जुड़ी थी, वे चांद की संचालिका थी। तो पत्रिका के प्रकाशन के समय उन्होंने अपनी दो छात्राओं सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा, इन दोनों को पत्रिका के लिए कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। बहरहाल महादेवी के संपादन में चांद का वह विदुषी अंक जो नवंबर 1935 का था वह प्रकाशित हुआ और इस अंक के निकलने के बाद, इसकी सफलता के बाद वे उसकी संपादक भी अस्थायी संपादक बना दी गई। दूधनाथ जी हैं? नमस्कार सर, हम लोग दिल्ली से आए हैं और महादेवी जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। उन पर लिखी आपकी किताब महादेवी हमें मिल ही नहीं पा रही, तो सीधा आपसे मिलकर उनके बारे में जानने आ गए। आज दूरदर्शन पर नामवर जी भी आपका जिक्र कर रहे थे। आपकी महादेवी जी से पहली मुलाकात कब हुई थी? हमने तो सुना है कि महादेवी जी एक बार यहाँ गांधी जी से भी मिली थी। 1956 में जब मैं एमए का एक छात्र था तब उनसे मिला था। वो गर्मियों के दिन थे और बचपन से उनका बहुत नाम सुना था। वह तब तक एक मिथक बन गई थी। उनके पहले संग्रह की भूमिका हरियोज जी ने लिखी थी। तीसरा संग्रह आते आते वह एक प्रमुख कवि के रूप में स्थापित हो गई थी। हम लोगों ने सुना है कि महादेवी जी यहाँ गांधी जी और नेहरू से मिली थी। हाँ, वे अपने कॉलेज की प्रिंसिपल कृष्णबाई तुलस्कर के साथ बापू और नेहरू से मिलती थी। सुभद्रा, बापू इलाहाबाद आए हैं, चलोगी मिलने उनसे? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। बापू, हमें जैसे ही पता चला कि आप इलाहाबाद आए हैं,
हम लोग आपसे मिलने चले आए। प्रणाम बापू, मैं हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान। हाँ, मुझे मैथिली शरण गुप्त जी ने बताया था कि इस शहर में 2 युवा उभरती कवित्रियां हैं। आप लोग देश की आज़ादी के लिए कलम से लोगों को जगा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को भी और आगे आने की जरूरत है। हाँ बापू, हम लोग आनंद भवन में जवाहरलाल जी से भी मिले थे। जीती रहो भगिनी, मिलती रहा करो। आजादी की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। सर, नेहरू जी से भी उनकी मुलाकात का किस्सा सुनाइए प्लीज। क्या जवाहर भाई हैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ महादेवी आओ। तुम्हें कब से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ने लगी? कैसी हो? बहुत दिनों के बाद आ रही हो। सुभद्रा कैसी हैं? निराला कैसे हैं? वे सब ठीक हैं। इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, मैं भी उसमें जा रही हूँ। बापू मुझे सेक्सरिया पुरस्कार देंगे। बापू के नाम कोई संदेश हो तो बताएं। बापू से मेरा नमस्कार बोलना और उनको यह भी बताना कि हिंदी हिंदुस्तानी विवाद में मैं भी उनके साथ हूँ। अब युवा कवित्री महादेवी वर्मा जी को बापू के हाथों से 2100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि महादेवी को नीरजा कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अपील है कि वह पुरस्कार राशि और चांदी का कटोरा आजादी के लिए दे दें। सुभद्रा, जानती हो, मैंने पहले बापू से कहा कि इसमें मैं और सुभद्रा आपको खीर बनाकर खिलाएंगे। हमने खिलाया भी, लेकिन बापू ने कटोरा ले लिया। उन्होंने वादा किया कि वे आएंगे। मैं इंतजार करती रही और वे हम लोगों की कविता सुनने भी नहीं आए। मैं इस घटना से इतनी दुखी हो गई हूं कि प्रतिज्ञा लेती हूं कि कभी कवि सम्मेलन में कविता नहीं सुनाऊंगी। दूधनाथ जी, आपने बहुत ही रोचक प्रसंग बताए। क्या आप निराला जी और महादेवी जी के संबंधों के बारे में भी कुछ बताएंगे प्लीज? सुना है वे निराला जी को राखी बांधती थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अपने निराला जी महादेवी जी को बहन मानते थे, खुद राखी बनवाने उनके घर तक जाते थे। दरवाजा खोलो महादेवी। अरे आइए आइए निराला जी, आइए भाई। अरे आपने रक्षाबंधन के दिन इतना कष्ट क्यों उठाया? मैं ही जो आ जाती आपके घर। कष्ट कैसा, मैं तो हर साल तुम्हारे घर आता हूँ आज के दिन। अच्छा, पहले 2 रुपए दे दो। 2 रुपए? 2 रुपए किस लिए? 1 रुपया तांगे भाड़े के लिए और 1 रुपया राखी बंधवाई देने के लिए। देती हूँ बाबा, देती हूँ। अरे 2 रुपया क्या चीज है। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका जो स्नेह मुझ पर है ना, मेरे लिए तो वो ही काफी है। और अभी अभी आप पर ही तो नंद दुलारे वाजपेयी का लेख पढ़ रही थी। वे बता भी रहे थे कि आप पर एक स्वर्ण जयंती मेला करने जा रहे हैं। सुभद्रा भी वहां आएगी। मेला क्या करना है, यह जग ही मेला है। नंद दुलारे और रामविलास दोनों ही बड़े प्रिय हैं मुझे। मैं भी तुम्हारी दीप शिखा पढ़ रहा था।
तुमको बहुत बहुत बधाई हो। महादेवी, अब तुम राखी बांध दो, मुझे किसी मित्र से मिलने भी जाना है। बहुत धन्यवाद, आपसे इतनी सारी जानकारी मिल गई, हमारा तो काम पूरा हो गया। अब बस महादेवी जी का अशोक नगर वाला घर देखना बाकी है। महादेवी जी के अशोक नगर वाले घर में हमारी मुलाकात होती है महादेवी जी की बहन की पोती नंदिता जी से। नंदिता अपने बचपन की यादों को साझा करती हैं महादेवी जी के संबंध में। नमस्कार, मैं इलाहाबाद से नंदिता आप सबसे अपनी बड़ी दादी महादेवी जी की कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। बड़ी दादी, इसी नाम से हम उन्हें संबोधित करते थे। धवल श्वेत खादी की उल्टे पल्ले की साड़ी में उनका वो प्रभावशाली व्यक्तित्व अविस्मरणीय है। हम सब तीसरी पीढ़ी के बच्चों के लिए वो महिला के रूप में आदर्श थी। लेखन की गहराई के साथ बहुमुखी प्रतिभा की धनी बड़ी दादी हमारे लिए अनुकरणीय है। वे एक बेहतरीन चित्रकार थी। कला और संगीत की बारीकी उनके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा थी। बचपन में उनके घर समय गुजारना हम बच्चों के लिए बहुत ही मज़ेदार समय होता था। तरह तरह के पशु पक्षी, बगीचा, पेड़, बगीचे में कमल दल और पौंड हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ें थीं। उनका आवाज़ कलात्मकता का बेजोड़ नमूना था। सादगी के साथ साथ घर की प्रत्येक वस्तु में उनकी कलात्मक रुचि की झलक मिलती थी। यहाँ तक कि खिड़कियों के टेंटेड ग्लास पेंटिंग्स भी उन्होंने खुद डिज़ाइन किए थे। उनके ज़्यादातर चित्र उनकी कविताओं से इंस्पायर्ड हैं और भाव प्रधान हैं। बचपन में एक बार उनके जन्मदिन पर मैंने अपने हाथ से एक कार्ड उन्हें भेंट किया। वे बहुत खुश हुई और उन्होंने तारीफ के साथ मेरा बहुत मनोबल बढ़ाया। गर्मी की छुट्टियों में उनके साथ गुजारा रामगढ़ का समय बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय है। सुबह सुबह नाश्ते में तो उनके हाथ की खूब पकौड़ियाँ खाने को मिलती थी। दादी यहाँ तक कि पकौड़ी के लिए सब्जी भी एक तरह एक समान मोटाई गुलाई में बिल्कुल परफेक्शन में काटती थी। रोटियां बनाने का पहला पाठ हमें वहीं मिला था। एक बहुत खास आदत थी उनकी, वे अपने कमरे से बाहर हमेशा पूरी तरह व्यवस्थित होकर ही मिलती थी। कभी भी किसी ने उनको बेतरतीब दशा में नहीं देखा होगा। एक मज़ेदार घटना यह है कि मैं रामगढ़ में उठते ही अपने बाल बनाकर ठीक से कपड़े पहनकर नाश्ते के लिए पहुंचती थी, सबसे छोटे होने के बावजूद, जबकि बाकी सभी भाई बहन आंखें मलते जैसे तैसे पहुंचते थे। इस पर वो मुझे बहुत दुलराती थी और कहती थी बड़ी सलीकेदार है। ये तो उनसे संबंधित अंतरंग बातें हैं। एक और बात का मैं जिक्र करना चाहूँगी। उस दौर में हम लोग पिकनिक पहुंच जाते थे और जैसा कि अमूमन लड़कियां अपने शरीर को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होती हैं, वो हमेशा कहती थी कि शरीर के लिए इतना कॉन्शियस मत हो, वो उसको सम्मान से देखो, पर उसके लिए किसी भी किस्म की गिल्ट मत रखो। ये बहुत बड़ी बात है। उस समय इस तरह की बातें बताना कितना बहुत ही अच्छी सोच है। बहुत ही इन सब चीज़ों ने बहुत हम लोग को हमेशा मजबूती दी। छायावाद के स्तंभ कवि निराला, सुमित्रानंदन पंत और बहुत सारे कवि और साहित्यकारों से उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। निराला जी और पंत जी तो उनके भाई थे जिनको वो राखी बांधती थी। हिंदी की निष्कंप दीप शिखा महादेवी, छायावाद की मजबूत स्तंभ महादेवी, स्त्री की अस्मिता का एक विरल स्वर महादेवी, प्रेम के पर्यावरण की कवयित्री महादेवी, कविता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर विदा हो गई। जब निधन हुआ उनका तो उनके सहजीवन के प्रतीक पशु पक्षी उदास हो गए।
उदास था इलाहाबाद, वीरान थी हिंदी कविता की दुनिया, पर दीप शिखा हिंदी की हमारे हृदयों में अभी भी है प्रदीप। मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल।